दोस्तों, क्या आप भी इन फ्यूचर कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर हाल ही में कार लेने जा रहे हैं? तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखिए, अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सी कार लेनी है, कितने की लेनी है, कौन सा वेरिएंट लेना है। लेकिन अगर कार लेते वक्त आपके कुछ पैसे बच जाएं तो उससे बढ़िया बात क्या होगी? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके जरिए आप इनकम टैक्स से भी पैसे वापस ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको यही कर लेना है जो कि अमूमन तौर पर लोग करते भी हैं। अपने आसपास जितने भी आपके शोरूम है पर्टिकुलर कंपनी के जिससे आपको कार लेनी है, उन शोरूम्स पर जाइए, उनका कोटेशन लीजिए और एक कोटेशन लेके दूसरे वाले को दिखाइए कि देखिए ये मुझे यहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए, होगा क्या कि कई बार ऐसा भी होगा कि आपको अपने आसपास जितने भी शोरूम हैं उनमें आपको एक जैसा ही कोटेशन मिलेगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे प्राइस कम नहीं हो रहा है तो आप एक का कोटेशन जब दूसरे को दिखाएंगे तो उनसे आप कुछ फ्री के एक्सेसरीज तो ज़रूर ले सकते हैं। अब ये जो आप शोरूम वालों से डिस्काउंट लेंगे वो डिस्काउंट आप एक शोरूम प्राइस पर लीजिएगा, ना कि बाकी अदर चीज़ पर। ऐसा क्यों, मैं आपको इस वीडियो में अभी आगे बताता हूँ। तो जब आप अपनी कार के प्राइस की कोटेशन लेने जाएंगे तो उनसे ये भी पूछिएगा कि ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग डेट की है, क्योंकि जितना पुराना मॉडल होगा ना आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। और ये वाला जो फंडा है ना वो हर जगह फिट बैठता है। अगर आप एसी भी लेने जाएंगे ना और आप उनसे थोड़े पुराने मॉडल की डिमांड करेंगे तो वो आपको ज़रूर सस्ता मिलेगा। तो इसी तरीके से वो यहाँ पे भी लागू होता है। तो जितना पुराना मॉडल होगा आप उतना ज़्यादा डिस्काउंट उनसे मांग सकते हैं। तो आप ये जो कोटेशन बनवाएंगे ना, इसमें आपको एक तो एक्सेसरीज नहीं रखनी है, उसके अलावा जो इंश्योरेंस होता है वो भी नहीं रखना है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ एक शोरूम प्राइस पर ही प्राइस क्यों कम करवाइए, क्योंकि आपको ये दो चीज़ें तो बिल्कुल हटा देनी है। इंश्योरेंस की सबसे पहले बात करें तो जो इंश्योरेंस आपको कंपनी में करीब करीब 1 लाख रुपए का मिलेगा, जब आप खुद से इंश्योरेंस करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे, तो वो आपको 55,000, 58,000, 60,000 में पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा का नहीं पड़ेगा। उसके अलावा बात आती है एक्सेसरीज़ की, तो एक्सेसरीज़ कंपनी से ना लगवाकर आप बाहर से भी लगवाएंगे तो वो आपका फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि कंपनी की जो एक्सेसरीज़ होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वो लोग मार्जिन लेके चलते हैं, उनका प्राइस जो है वो काफ़ी हाई होता है। जब आप कोटेशन ले रहे होंगे ना तो आप पूछ लीजिएगा कि एक्सेसरीज़ जो है वो कितने की पड़ रही है और मार्केट में आपको कितने की पड़ रही है। अमूमन होता है कि जो बाहर की एक्सेसरीज़ होती है, जब बाहर से लगवाते हैं तो वो आपको कॉस्टली नहीं पड़ती है, वो सस्ती ही पड़ती है। अब बात आती है कि आप कार को कैश में लेना चाहते हैं या लोन पर लेना चाहते हैं। देखिए, कैश पर लेना चाहते हैं तब तो दिक्कत ही खत्म, लेकिन अगर आप लोन पर लेना चाहते हैं तो आपको शोरूम से ही आपको लोन मिल जाता है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप डिफरेंट बैंक्स में जाइए, अपने आसपास एक दो बैंक में जाइए, उनसे बात कीजिए और वहाँ का रेट लीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आप जिस बैंक के अकाउंट होल्डर हैं आपका मन करता है कि आप उसी बैंक से लोन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आपने 2-3 बैंकों से आपने इंटरेस्ट रेट पूछा और उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम मिलता है तो आप अपने बैंक को आकर बता सकते हैं और ये हवाला दे सकते हैं कि देखिए जी, मुझे वहाँ पे तो सस्ता मिल रहा है तो आप भी सस्ता दीजिए। तो कई केसेस में आपको उतने ही इंटरेस्ट रेट पर आपको कार लोन मिल जाता है। अगर आपको शोरूम पर भी किसी बैंक के जरिए कम इंटरेस्ट रेट पर कार लोन मिल रहा है तो ले लीजिए। अब बात आती है, जो कार लोन लेना है वो आपको मेल के नाम पे नहीं बल्कि फीमेल के नाम पर लेना है। अब देखिए, फीमेल के नाम पर कार लोन लेने के कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वही आपका कम हो जाता है। 0.5% रेट तो आपका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा ही, उसके अलावा कुछ केसेस में 1 से 1.5% भी कम हो सकता है। अब बात करें डाउन पेमेंट की, तो जहां पर आपको 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, वहीं फीमेल के नाम पर अगर आप लोन लेते हैं तो उनके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए की जो है डाउन पेमेंट हो जाती है। उसके अलावा फीमेल के लिए लोन प्रोसेसिंग फीस में छूट मिल जाती है, कभी कभी फीस नहीं भी लगती है या फिर बहुत नॉमिनल फीस लगती है। और जाहिर सी बात है, अगर फीमेल के नाम पर आप लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस भी जो है वो फीमेल के नाम पर ही होगा, कार भी फीमेल के नाम पर होगी, तो इंश्योरेंस में भी फीमेल को छूट मिल जाती है उसके प्रीमियम पर। तो ये तो थी बात जब आप कार को लोन पर लेते हैं। कई बार आपके पास कैश होता है, लेकिन यूट्यूब पे आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहा गया होगा कि आप जो है कैश होते हुए भी कार को लोन पर लीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सपोज करो आप 12 लाख रुपए की कार ले रहे हैं, उसमें से आपने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे दी है, बाकी 10 लाख रुपए को कहा जाता है कि आप उसकी करा दीजिए एफडी और 10 लाख रुपए का ही आप लोन ले लीजिए। तो जो आप लोन लेंगे वो आपका रिड्यूस होता चला जाएगा, तो आपके प्रिंसिपल के रिड्यूसिंग प्रिंसिपल पर आपका जो है लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और एफडी में जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रेट बढ़ता चला जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर लगाया जाता है। आइए मैं आपको एक बार सिस्टम पे भी समझा देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि 12 लाख रुपए की कार है, 2 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दी है, तो लोन जो है वो आपका हुआ 10 लाख रुपए का। 5 साल का इसका जो टेन्योर होगा, ड्यूरेशन होगी, 9% हम मान लेते हैं और उस पर आपको जो इंटरेस्ट होगा उस पर आपको देनी पड़ेगी 20,758 रुपये की EMI। और आपका जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, जो आपको EMI पे करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2,45,501 रुपये।
और वहीं हम 6.2% के रेट के हिसाब से 5 साल के लिए एफडी कर देते हैं ये 10 लाख रुपए की, तो हमें मिलेगा 3,60,187 रुपये। और इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो ये, यानी कि 1,14,686 रुपये। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर आप कार को लोन पर लेते हैं तो आपको उसमें कोई किसी तरीके का इनकम टैक्स बेनिफिट तो है वो नहीं मिलता है। बट मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि मैंने जैसे तैसे कैश इकट्ठा किया और अब मुझे वो कार लेनी है, और अब आप कहते हो कि उसे लोन लेना है। ठीक है जी, एफडी मैंने करा दी 10 लाख रुपए की, लेकिन अब जो मुझे ईएमआई देनी है, जो ईएमआई का खर्चा देना है, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि जब मैंने एफडी करा दी है वो तो मेरी 5 साल बाद निकलेगी ना, वो अमाउंट मुझे 5 साल बाद मिलेगा। तो अभी जो मेरी ईएमआई चालू होगी वो कहाँ से आएगी? तो उसके लिए जाहिर सी बात है, जो मेरी सैलरी आ रही है, जो मेरी इनकम आ रही है, उसमें से ही मुझे उसको लगाना होगा, उस पैसे को लगाना होगा ईएमआई देने के लिए। तो कैश होते हुए भी कार को कैश पे लेना है या लोन पर लेना है, अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप खुद ढूंढिए। मैंने आपको अपनी कैलकुलेशन बता दी है। अब लास्ट में आखिर में वो बात जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इनकम टैक्स से आपको पैसा वापस मिलेगा, तो वो क्या है? दरअसल होता क्या है कि जब आप एक्स शोरूम प्राइस, किसी भी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस अगर 10 लाख रुपए से ऊपर होता है तो उस पर 1% का टीसीएस कटता है। टीसीएस मतलब कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कोई भी कंपनी वाले जब 10 लाख से ऊपर की कार होती है तो उसकी रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स को और 1% टीसीएस काट कर वो भेज देते हैं, और जब आप आईटीआर फाइल कराएंगे तब आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। यानी कि सीधे सीधे मैं बात करूं कि अगर आपने 15 लाख रुपए की कार ली है, एक्स शोरूम प्राइस उसका 15 लाख रुपए है, तो आपको 1% यानी कि 15,000 रुपए आईटीआर फाइल करने पर वापस आ जाएगा। उसके लिए आपको करना यह है कि कंपनी वालों से 27D नाम का फॉर्म ले लेना है और आईटीआर भरते वक्त उसे अपने सीए को दे देना है, तो इस तरीके से आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो ये था मेरा कार खरीदने का मैथमेटिक्स। अगर आपको भी कोई तरीके पता है जिससे कार का प्राइस कम हो सकता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि और लोगों का भी फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मनी बॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती रहे।